क्लास 12th बायोलॉजी और इसके अंदर पार्ट सेकंड चल रहा है और पार्ट सेकंड के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसी के अंदर एक मासिक चक्र है जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो आज इस टॉपिक पर पूर्ण रूप से अपन विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये होता क्यों है और अगर नहीं होता है तो क्या होगा, अगर होता है तो क्या होगा। ठीक है, देख बेटा, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करें। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें मेंस का अर्थ क्या है। MENS, मेंस का अर्थ क्या होता है। मेंस का जो अर्थ है बेटा, जो बुक्स में लिखा गया है, इसका अर्थ होता है बेटा पहली बार महावारी। पहली बार महावारी है, ये मेंस शब्द को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो कोई ज़्यादा खास नहीं है, एक नॉर्मल सी है। लेकिन अब जो है वो देखते हैं कि बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसकी, मासिक चक्र की। और इसकी जो डेफिनेशन है मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, इसको पूरा समझा रहा हूँ। प्रत्येक महिला यानी प्रत्येक महिला अपने प्रजनन काल का अर्थ होता है कि जिस आयु में उसको महावारी स्टार्ट होती है और जब तक वो गर्भ अवस्था धारण करके शिशु को उत्पन्न कर सकती है, वो उसके बीच का काल बेटा प्रजनन काल कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिस टाइम के अंदर वो गर्भावस्था धारण करके शिशुओं को जन्म दे वो प्रजनन काल कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। प्रत्येक महिला अपने प्रजनन काल, और प्रजनन काल जो स्टार्ट होता है 12 से 13, यानी 12 या फिर 13 से 40 और 45 के बीच में, गर्भ अवस्था को छोड़कर, यानी कि गर्भावस्था को कहते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उस कंडीशन में महामारी नहीं आती है, 9 महीने तक महामारी नहीं आती, उसके बाद फिर स्टार्ट होती है। तो गर्भ अवस्था को छोड़कर 26 से 28 दिन, यानी कि ये 28 डेज का ही बेटा एक औसतन समय होता है। 26 से 28 डेज तक की अवधि पर गर्भावस्था से रक्त का स्त्राव होता है, यानी कि उसका जो गर्भावस्था है वो योनि मार्ग से वो ब्लड को शरीर से बाहर निकालती है। ये जो टाइम है ये 3 से 4 दिन का होता है। इसे बेटा मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेरी बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। चलो बेटा, अब अपन देखते हैं कि इस मासिक चक्र में क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर आज हमें बेटा पूर्ण रूप से चर्चा करनी है या विचार करना है। राइट, तो शुरुआत करें। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है कि इसके अंदर महत्वपूर्ण जो बिंदु क्या है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा कि मासिक चक्र औसतन 28 डेज का होता है, यानी 28 दिन का ही ये टाइम होता है। 28 दिन के बाद वो पुनः रिपीट होती है और फिर धीरे धीरे बंद मतलब फिर वो बीच में नहीं आती, फिर 28 दिन बाद वापस आती है। तो यानी इसका जो औसतन टाइम है वो 28 डेज का होता है। अब आता है कि इसके लिए कौन कौन से हार्मोन काम में आते हैं, ये उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहला देखो बेटा, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन मुख्य होते हैं। इसके बाद इसमें LSH होता है जिसको अपन बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये LSH की फुल फॉर्म है। इसके बाद एक हार्मोन और होता है जिसको अपन LH बोलते हैं, इसका आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये 4 प्रकार के हार्मोन हैं जो इस मासिक चक्र को नियमित करते हैं। अब आता है कि ये कैसे होता है, तो अब उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। चलिए, तो अभी अभी अपन क्या है कि जो मादा जनन तंत्र है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पहले इसको देखते हैं, इसके हर पार्ट को समझते हैं, क्योंकि यहीं से ही अपनी शुरुआत होगी। आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 12th में भी आप पढ़ लिए होंगे अगर, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये एक बादाम का शेप होता है जिसको अपन अंडाशय बोलते हैं। बेटा ये दो होते हैं, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। ये बेटा फिलोपियन ट्यूब है जिसको जिसको अपन अंडवाहिनी बोलते हैं। इसका काम केवल क्या होता है कि अंडों को गर्भाशय तक पहुंचाना, और फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो अंडवाहिनी में होती है। तो अंडवाहिनी भी दो होती है और अंडाशय भी दो होते हैं। राइट, और अंडाशय का मुख्य क्या होता है बेटा, अंडों को उत्पन्न करना। तो एक महीने ये वाला अंडाशय उत्पन्न करेगा और दूसरे महीने ये वाला अंडाशय उत्पन्न करेगा, यानी कि दोनों एक साथ नहीं करते हैं, एक बार नंबर इसका आता है, एक बार नंबर इसका आता है। अब मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसमें बेटा दो कंडीशन बनती है कि जब अंडा फर्टिलाइज हो जाए यानी कि निषेचन क्रिया हो जाए तब क्या होगा, और जब
अंडे के अंदर निषेचन क्रिया नहीं हो तब क्या होगा, यानी कि दो कंडीशन के ऊपर अपन विचार करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि अगर इसमें फिलोपियन ट्यूब में यानी निषेचन की क्रिया होती है तब क्या होगा। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि जब शुक्राणु और अंडाणु यानी कि निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद आपने देखा होगा कि जाइकोट बनता है, और जाइकोट बनने के बाद वो गर्भाशय में आता है और वहाँ पर शिशु का विकास होता है। तो पहले मैं ये आपको समझाऊँ, ये बेटा एक मादा जनन तंत्र है। ये बेटा अंडाशय है जिसका काम होता है अंडे उत्पन्न करना। इसका आकार बादाम के शेप का होता है। ये जो उंगलीनुमा स्ट्रक्चर है इसको कीपक बोलते हैं। ये अंडवाहिनी का एक भाग है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी का काम क्या होता है, अंडों को कहाँ तक पहुँचाना, अंडों को गर्भाशय तक पहुँचाना, और फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी बेटा अंडवाहिनी में होती है। जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर है, यानी कि दो अंडाशय होते हैं, दो अंडवाहिनी होती है। ठीक है, ये बेटा आपका गर्भाशय है। ये क्या है बेटा आपका गर्भाशय, और ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति है जिसको एंडोमेट्रियम स्तर बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम स्तर बोलते हैं, ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद ये बेटा जो ग्रीवा नाल है, और इसके बाद ये योनि है जहाँ से अपन ब्लड वगैरह बाहर निकलता है। ठीक है, और शुक्राणु भी यहाँ से प्रवेश करते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं कि जब निषेचन की क्रिया होगी तब क्या होता है। तो क्या होता है बेटा कि 1 महीने मान के चलो कि ये अंडा उत्पन्न हुआ और ये अंडवाहिनी में आकर के रुक गया, और ये 12 से 24 घंटे ये यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब ये शुक्राणु मान के चलो कि शुक्राणु आया और शुक्राणु आकर के यहाँ इस अंडाशय से मिल गया, यानी कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे एक जाइकोट बना। ये जाइकोट बेटा यहाँ पर गर्भाशय पर आ जाता है। अब जब ये जाइकोट यहाँ पर आएगा, उससे पहले जो गर्भाशय है वो उस जाइकोट को ग्रहण करने के लिए, अंतरोपण करने के लिए वो तैयारी करता है। अर्थात ये एंडोमियम की जो लहर है बेटा ये जो मोटी हो जाती है। ठीक है, जैसे ये मोटी हो जाएगी उसके बाद जो है वो जाइकोट यानी कि भ्रूण इस गर्भाशय में आएगा, वो धीरे धीरे वृद्धि करेगा। एक जब पूर्ण रूप से शिशु हो जाएगा, और यानी कि 9 महीने के बाद ये शिशु योनि मार्ग से माता के गर्भ से बाहर आ जाएगा। एक तो कंडीशन की हो गई। अब आता है जब कोई भी महिला जब गर्भावस्था धारण कर लेती है, उस कंडीशन में मासिक चक्र नहीं आता। तो ये अपना टॉपिक ये नहीं था। अब आता है मेन टॉपिक कि मासिक चक्र कब होता है। अब पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि मासिक चक्र जब भी होगा, यानी कि जब भी होगा उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो हर महीने जो गर्भाशय है वो बेटा यानी कि जाइकोट को ग्रहण करने के लिए अपनी तैयारी करता है। तो यानी कि उससे पहले ये गर्भाशय की जो भित्ति है ये बेटा मोटी हो जाती है, जिसको अपन एंडोमीडियम स्तर बोलते हैं। ये बेटा मोटी हो जाएगी। ठीक है, ये क्यों होगी, क्योंकि वो जाइकोट को ग्रहण करने के लिए अपनी तैयारी करता है। अब क्या होगा, मान के चलो कि अब ये दूसरी चलिए अपनी कंडीशन। यहाँ से एक अंडा आया, और इस जो आपका ये उंगलीनुमा स्ट्रक्चर है इसने क्या इस अंडे को अपनी तरफ आकर्षित करा, और ये अंडा यहाँ पे आकर रुक गया किसमें, अंडवाहिनी में। अब मान के चलो कि साहब यहाँ पर शुक्राणु नहीं आया, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब जब ये नहीं हो रहा है तो बेटा 12 से 24 घंटे के बाद ये अंडाणु जो है नष्ट हो जाएगा, और ये बेटा हो करके और ये इस गर्भाशय में यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब ये नष्ट हो गया। अब ये क्या करता है बेटा, जैसे ही यहाँ पर ये आएगा तो इसके बाद ये इस योनि मार्ग से ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बेटा ये ब्लड के साथ बाहर निकलेगा, उस कंडीशन में एंड्रोमीडियम जो स्तर है वो भी टूट टूट करके इसके ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये 3 से 5 दिन का होता है, यानी कि 5वें दिन ये फिर ब्लड आना बंद हो जाता है। जैसे ही बेटा ये इसका स्तर गिरने लग जाएगा एंडोमीट्रियम का, फिर एक समय के बाद ये बेटा पतली हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मासिक चक्र आता है वो कब आता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी, उस कंडीशन में इस अंडे को इस योनि मार्ग से बाहर निकलना होता है, तब ये मासिक चक्र होता है। ठीक है,
अब ये मासिक चक्र आता है, उसके बाद ये जो स्तर नीचे इसका स्तर कम हो जाता है, ये पतली हो जाती है, फिर 28 दिन के बाद वापस ये होती है। अब ये वापस कैसे होती है, उसके ऊपर एक ग्राफिक रूप में अपन चर्चा करते हैं। अब इस मासिक चक्र को हम एक जो इसका जो ग्राफ है उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक बेटा। तो मैंने अभी कहा बेटा कि ये 28 डेज का होता है, यानी 1 से लेकर के 28 दिन का ये पीरियड टाइम होता है इसका पूरा का पूरा, यानी औसतन समय बेटा 28 डेज होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, ये गर्भाशयी घटनाएं क्या क्या होती हैं वो देखना है आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से लेकर 28 डेज का ये पूरा जो चक्र है, ये बेटा 4 चरणों में पूरा होता है। किस चरणों में? 4 चरणों में, यानी कि 4 इसके चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है बेटा ये ऋतुस्राव, और ये 1 से लेके और 5 दिन के मध्य होता है, 1 to 5 डेज में, यानी कि ये 1 से लेकर के 5 दिन के मध्य होता है। इस कंडीशन में, यानी कि इस पीरियड टाइम में, इस समय में क्या होता है बेटा, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका स्तर गिर जाता है, यानी कि सांद्रता इसकी कम हो जाती है। जैसे कि सांद्रता कम होगी उस कंडीशन में पहले दिन से ब्लड योनि मार्ग से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डे से, यानी कि पहले दिन से जो ब्लड है वो योनि मार्ग से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और ये 3 से 5 दिन के मध्य होता है, ठीक है। जैसे ब्लड बाहर निकलेगा उस कंडीशन में बेटा ब्लड के साथ श्लेष्मा निकलेगी, ऊतक द्रव निकलेगा, उपकला कोशिकाएं, ये सारी की सारी जो है इस ब्लड के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और ये बेटा 1 to 5 डेज का होता है, जिसको अपन ऋतुस्राव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर महावारी रजो दर्शन होगा बेटा, ठीक है। यानी कि 5 दिन तो गए। अब आता है बेटा 6 दिन से लेकर के और 13 दिन का जो पीरियड टाइम है 6 के बाद, यानी 5 के बाद, सॉरी 5 के बाद, यानी कि छठे दिन से लेकर के और 13 दिन का जो चक्र है, यानी कि जो इसका फेस है वो आपका है पूर्तिकीय प्रावस्था, यानी कि सेकंड अवस्था आ गई अपन। ये 6 से बेटा 13 दिन का होता है। इसमें क्या होता है, कि बेटा जो पीयूष ग्रंथि है वो FSH हार्मोन जो मैंने अभी आपको बताया उसको स्रावित करेगी, जिससे क्या है कि बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाएगी। जैसे ही इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जैसे मतलब ये एक आप नोट कर लेना, जैसे इन दोनों हार्मोन की, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता बढ़ेगी तो बेटा एंड्रोमीडियम जो, यानी कि मीट्रियम की जो स्तर है वो बेटा धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। यानी कि सेकंड जो फेस है वहाँ पर क्या होता है बेटा, एंडोमीट्रियम जो लेयर है वो धीरे धीरे बनना शुरू होती है, अर्थात उसकी रिपेयर शुरू हो जाती है। अब रिपेयर धीरे धीरे सारी होगी, जो जो भाग टूट टूट के योनि मार्ग से बाहर निकले उनकी सारी रिपेयरिंग बनना शुरू हो जाती है, वो सेकंड फेज में आती है, जो कि 6 से और 13 दिन के मध्य होता है। इसमें बेटा जो LH हार्मोन है वो 13वें दिन सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, 13 डेज में जाकर के वो LH जो हार्मोन है, LH हार्मोन जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें बेटा स्टार्टिंग में, और जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो बेटा सबसे ज़्यादा स्तर 13वें स्तर पर होगा, ठीक है। तो मेरी बात आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अपन पहुंचते हैं थर्ड अवस्था में, यानी कि थर्ड अवस्था है वो 14वें दिन 14 डेज में होती है, वो मुख्य होती है। अब 14 डेज में क्या होगा तो उसके ऊपर अपन बात करते हैं। जो 14 डेज है यहाँ पर जो अवस्था है इसको एंडो, यानी कि अंडोत्सर्ग प्रावस्था बोलते हैं, यानी अंडा बाहर निकलेगा। तो 14 डेज में क्या होता है बेटा, जो LH हार्मोन और FSH हार्मोन ये दोनों का स्तर सबसे ज़्यादा हो जाता है। कौन से डेज में? 14 डेज में। और इस जैसे ही स्तर इसका बढ़ जाएगा तो ग्राफियन जो पुटक है वो फट जाएगा, और फटने के बाद जो अंडा है वो बाहर निकल के आ जाएगा, और वो आपका जो है जो आपकी जो कीपक है उसके द्वारा वो अंडवाहिनी में आ जाता है, ठीक है। ये किस में बताया? 14 डेज में। अब आता है बेटा कि 15 से लेकर जो 28 दिन का जो टाइम है, 15 to 28 डेज में, ये अवस्था पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहलाती है, 15 to 28 डेज में। यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में, ये लास्ट जो स्टेज है इसमें क्या होता है बेटा कि कार्पस लुटियम से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। किससे बेटा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्पस, ठीक है, और ल्यूट्रियम,
इसके द्वारा बेटा, इसके द्वारा जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्टेरोन हार्मोन जो है वो स्त्रावण होता है, यानी उनका बनना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसको रिपेयर करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा, यानी अंडे को लेने के लिए या कि जायकोट को लेने के लिए वो अपनी तैयारी करता है। अर्थात वो जो गर्भाशय की जो भित्ति है वो बेटा मोटी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको या तो अंडे को, जो फर्टिलाइजिंग अंडा है उसको लेना होता है। ठीक है, तो जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो गर्भाशय की आंतरिक स्तर को बेटा वो प्रिपेयर करता है, उसकी तैयारी करता है, जिससे कि वो अंडे को या फिर किसी जायकोट को अपने अंदर ले सके। ठीक है, अगर मान के चलो कि यहाँ पर निश्चित अंडा नहीं आया तो फिर वही कंडीशन होगी जो पहले यहाँ पर हुई थी। तो ये कंडीशन बेटा चलती रहती है। मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।